नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। सिंघू बॉर्डर पे हूं मैं आज। और आज 25वां दिन है जब लगातार किसान पंजाब से, हरियाणा से आए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप NH-24 पे चले जाएं तो वहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि किसान उत्तर प्रदेश से नहीं है या और जगहों से नहीं है, लेकिन नो डाउट मैक्सिमम संख्या में, ज़्यादा संख्या में किसान पंजाब से ही आया हुआ है। लेकिन बार बार एक बात आ रही है सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब तो खैर थोड़ा सा लोगों ने कहना बंद कर दिया है मेन स्ट्रीम मीडिया में, नहीं अदरवाइज़ कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये नक्सली हैं, ये किसान जीन्स पहनता है, इस तरह की बातें कर रही थी, किसान पिज़्ज़ा खाता है। तो बार बार मैं ये प्रश्न आप लोगों से लगातार करता आ रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं रिपीट एक ही बात कह रहा हूँ। मैं बार बार यही पूछता हूँ कि क्या किसान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने लगान फिल्मों में या क्रांति फिल्मों में जो देखा है उसे ही किसान मानते हैं और उसके अलावा आपको पता नहीं है? तो आप एक बार, मैं आह्वान करता हूं कि एक बार कभी पंजाब जाएं, वहां भी घूम के आएं। हमारे साथ सरदार जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, समझूंगा कि किस तरह से आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सरदार जी, पहले तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जी मंगप्रीत सिंह, इंचार्ज सिख मिशन हरियाणा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर। अच्छा, जो सिख गुरुद्वारा कमेटी है प्रबंधक, वो अमृतसर की है वहाँ के, लेकिन आप हरियाणा के, आप तो आप क्या हरियाणा से हैं? जी, मेरे को हरियाणा की सेवा दी हुई है, हरियाणा स्टेट पूरे के अच्छा, जो। पूरे हरियाणा की स्टेट की आपको जिम्मेदारी दी हुई है। तो ये जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये आंदोलन कितने दिन आपको लगता चलेगा? क्योंकि एक तरफ किसान जिद करके बैठे हुए हैं, उनकी हट है कि भाई हम जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, मतलब ये तो नहीं कह रही कि हम बिल रद्द नहीं करेंगे, लेकिन ये कह रही कि हम संशोधन कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, जो जो आप कह रहे हैं। तो हम कहीं बीच में समझौता नहीं हो सकता क्या? देखिए जी, सरकार हमारा को धक्के से कह रही है हम आपका फ़ायदा करना चाहते हैं। एक भी फ़ायदा गिना के बताएं क्या है। फ़ायदा तो करना चाहते हैं ये कारपोरेट घरानों का, अडानी का, अंबानी का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का। जब किसी किसान को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब हम मांग ही नहीं रहे, धक्के से क्यों दे रहे हो? हमारे को चाहिए ही नहीं। जो भी ये किसान संयुक्त मोर्चे की मांग है, सभी किसानों की एक ही मांग है, ये कानून हमें नहीं चाहिए। तो सरकार को धक्के से नहीं थोपना चाहिए, इसको वापस ले लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि भाई हमने मांग नहीं करी थी, फिर हमें क्यों दे रहे हैं? तो भाई इससे पहले भी बहुत सारे कानून बने हैं, बनते आए हैं, उनकी भी तो हम मांग नहीं करते हैं, बट फिर भी कानून बनते हैं और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे लिए ठीक भी हैं। नहीं, ये कानून हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें हमारा मंडीकरण खत्म होगा, इसमें एमएसपी खत्म होगा। आप देखो ना, जब जियो आया था, सब कुछ फ्री है, डाटा फ्री है, कॉलिंग फ्री है। जब सभी लोग जियो में चले गए, उसके बाद पैसे लेने शुरू कर दिए। बीएसएन का टावर है और काम जियो कर रही है उसके ऊपर। इसी तरीके से ये होगा। जो हमारा मंडीकरण सिस्टम है हरियाणा पंजाब में खास करके, जो मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब मंडी नहीं रहेगी तो किसान कहाँ जाएगा? मंडी नहीं रहेगी तो किसान कहाँ जाएगा? और आपको ये मतलब डर सता रहा है, सच्चाई है या कितना भी है, प्रैक्टिकलिटी में जब चीज़ें आएंगी तभी कई बार पता लग पाता है कि भाई जिस तरह से जियो आया था, उसने शुरुआत में फ्री दिया, फिर उसके बाद अपने टैरिफ बढ़ाता गया और अब जितने भी रुपए में दे रहा, तो इसी तरह से आपको लगता है कि रिलायंस किसानों के साथ भी करेगा। सरदार जी, एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा हूँ, देखता हूँ कि हर कदम पे, लगभग हर कदम पे लंगर है। तो ये जो लंगर हैं, इसकी व्यवस्थाएं हैं, पिज़्ज़ा भी यहाँ पे मिल रहा है, गोलगप्पे भी खिलाए जा रहे हैं लंगर में, सारी चीज़, मतलब ऐसा कोई वो नहीं। तो इसको क्या ये किसानों का हक नहीं है? किसान क्या पिज़्ज़ा नहीं खाता है? क्या किसान गोलगप्पे नहीं खाता है? क्या किसान जलेबियाँ आप लोग खिला रहे हैं, जलेबियाँ नहीं खाता है? मतलब मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए जी, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। अगर किसान पूरे देश का पेट भर सकता है तो आपका अपना क्यों नहीं खाएगा? तो जो ये लंगर की बात है, ये लंगर सभी संस्थाएं, सिख संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं, मैं देख रहा हूँ मलेरकोटला के मुस्लिम समाज भी उस दिन से लगातार लंगर में लगा है। क्योंकि ये एक मानवती एकता का ये सम्मेलन बन चुका है। ये किसान मजदूर का नहीं रहा, ये एक मनुखी एकता का ये सोमा बन के ये आंदोलन आ रहा है। इसमें सभी संस्थाएं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कार सेवा वाले महापुरुष, हिंदू संस्थाएं, खाप पंचायतें, सभी मिलके जो सेवा कर रही हैं। तो उसमें ये तो गुरु नानक का चलाया लंगर है। इसमें कभी ये आंदोलन 6 महीने चले चाहे 6 साल चले, ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। आंदोलन 6 महीने चले चाहे 6 साल चले, सारा कुछ ऐसा चलेगा। लेकिन अगर जिस तरह से हाईवे रुक गया है, तो इससे आपको नहीं लगता कि आम जनता को भी परेशानी होती होगी? नहीं, हाईवे हमने तो रोका ही नहीं जी। पुलिस खड़ी है आगे, हट जाए तो हाईवे चल जाएगा। बैरिकेड सरकार के हैं, किसान का कोई बैरिकेड नहीं है। जहाँ तक बैरिकेड है वहाँ तक गाड़ी जा रही है। हम तो हाईवे के एक साइड में बैठे हैं। हाईवे तो इन्होंने रोका है, सरकार ने रोका है, पुलिस ने रोका है।
दिल्ली में आप कहाँ जाना चाहते हैं? जो हमारे किसान संयुक्त मोर्चे का पहले फैसला था रामलीला मैदान में, वहाँ जाने से रोक दिया। अब तो जहाँ हम बैठ के बस हमारा यहाँ तंबू तंबू सब फिट हो गया, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। अब कहीं भी नहीं जाना, अब यहीं रहना है। जो तंबू लग गया है, तो ये जो तंबू है, ये सारी चीज़ें, इसका अरेंजमेंट सब लोग किसान जो गांव से आए हुए हैं वो सब अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, या इस तरह से जिस तरह से आप लोगों की संस्था हैं वो कर रही हैं? नहीं जी, ये सभी संस्थाएं मिलके कर रही हैं। जो हमारी संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है। हम उसको सिखों की पार्लियामेंट कहते हैं। 1925 में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर संस्था को बनाया था। सो जितनी बड़ी संस्था है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी भी बन जाती है। सो उसको देखते हुए हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर जी ने, समूची एग्जेक्टिव ने ये फैसला किया कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, हमसे जितना भी हो सकता है हम किसानों के लिए कुछ करें। सो उसी दिन से हमारा इस जगह से KFC के थोड़ा पीछे लंगर, चाय का लंगर और 4 मेडिकल वैन डॉक्टरों समेत हमारी इस आंदोलन में इस सिंधु बॉर्डर पर हैं। उसके साथ साथ हमने पीछे एक पंडाल लगाया था जिसमें तकरीबन 300 बिस्तर का इंतज़ाम किया था, बट वो बहुत थोड़ा था। उसको देखते हुए हमने आगे इसका विस्तार किया। आप इस जगह देख रहे हो एक तकरीबन 105 बाई 60 का यहाँ पर हमने एक पंडाल लगाकर उसमें गद्दों का, रज़ाइयों का, कंबलों का इंतज़ाम करा है। 24 आवर हमारे सेवादार यहाँ मौजूद रहते हैं। सो जैसे दिन के समय किसान अब बैठे हैं, रात को यहीं इसको साफ़ सफाई करके बिस्तर लगा के सोने का प्रबंध किया है। ख़ास करके हमारी जो औरतें शामिल होती हैं उनके लिए एक साइड में हमने अलग से कैबिन बना दिया है। जो किसी लेडीज ने भी रात ठहरना है तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। अभी जैसे आपने कहा कि भाई सब रात में रुक रहे हैं, नो डाउट सब लोग रुक ही रहे हैं, बट जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही, पारा गिरता जा रहा, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, और कल बताया गया कि भाई इस ठंड का सबसे सर्द दिन रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या रात में यहाँ इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था है कि लोग आराम से रात गुजार सकें, उनको ठंड वगैरह से बचाव हो सके? देखिए जी, जो ठंड है, ठंड का पाला हमारे साथ शुरू से पड़ा हुआ है। जो ये दिसंबर का महीना चला, इसी महीने में हमारे गुरुओं ने, गुरु साहब जी के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी जी, क्योंकि ठंड सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चे को लगती है, वो बच्चे थे, वो बुजुर्ग माता थी, ठंडे बुर्ज में रहे। और ख़ासकर जो किसान लोग हैं, आप देखते हो ठंड के मौसम में स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है, दफ्तर का टाइम चेंज हो जाता है। सरकार हमारे को लाइट रात को ही देती है। हम रात को खेतों में पानी भी लगाते हैं, मोटरों के नक्के भी मोड़ते हैं, सारा काम करते हैं। ठंड से हमारे को, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो अलसी की पिन्नी खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू। ठंड हमारे नज़दीक ही नहीं आएगी। ठंड नज़दीक ही नहीं आएगी। जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई किसान जो है वो ठंड में ही रहने का आदी है, क्योंकि जो बिजली है पानी के लिए, खेतों में पानी देने के लिए रात में दी जाती है। अब रात में अगर बिजली दी जाती है तो किसान तो रात में ही पानी लगाएगा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। ये सारी व्यवस्थाएं कब तक बदल पाएंगी किसानों को? मतलब अगर आधुनिकीकरण किया जाए तो क्या, अगर आप लोग जैसे दूसरे देशों में भी देखते हैं वहाँ आधुनिकीकरण हो गया, तो आपको नहीं लगता अगर सरकार जो ये बिल ला रही है, सारी चीज़ें कर रही है, या प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, तो क्या हो सकता है आधुनिकीकरण, थोड़ा सा एडवांसमेंट भी आ जाए? नहीं, ये सरकार के बस की बात नहीं है। ये तो हम जिम्मेदार तो भगवान भरोसे हैं, हम आप ही सब कुछ करते आ रहे हैं। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने हमारे हरियाणा में बोला जी आप सरसों लगाओ, मक्का लगाओ। इनके पास मंडीकरण का प्रबंध ही नहीं है। हम सब्जियां लगाते हैं, अगर सब्जी का मंडीकरण का पुख्ता प्रबंध नहीं है, वो तो दलाल के ऊपर है। जो हमारा अब पहले आलू 80 रुपये किलो था, 60 रुपये किलो था, अब हमारे किसानों का आलू आ गया वो 20 रुपये हो गया। ये लोग कोल्ड स्टोर भर लेते हैं, पूंजीपति लोग हैं, बाद में उसको महंगा करके बेचते हैं। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है और ना इसकी नीयत ठीक है। इसकी नीयत केवल और केवल, ये सरकार जो है आज तक इन्होंने, जब से ये सरकार बनी है, जात पात के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से लोगों को लड़ाया है। सरकार का एजेंडा एजुकेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, इनका ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी आप देख ही रहे हो कितनी माइनस में चली गई है। इस सरकार की ना कोई नीति है और ना इनकी नीयत है। ना नीति है ना नियत है। हम यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार सुन रहे हैं, हर व्यक्ति से सुन रहे हैं कि सरकार इसमें कुछ करना ही नहीं चाहती, और कई बार दिखता भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बोलता। आप देखिए, जब से आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 3 बार कहते हैं कि वो किसानों को संबोधित कर चुके हैं। कहाँ से कर चुके हैं? वाराणसी से। वाराणसी गए थे, वहाँ से किसानों को संबोधित कर दिया। अभी कच्छ गए थे, वहाँ से भी उन्होंने किसानों को संबोधित कर दिया, और अभी कल मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर दिया। तो क्या कारण है कि जो किसान यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, उनको संबोधित करने में, उनको एड्रेस करने में
कहाँ पे समस्या आ रही? आप कह रहे हैं हम खुली बातचीत करने को तैयार हैं। अगर खुली बातचीत करनी है तो खुली बातचीत करना किससे चाहते हैं? क्या उन किसानों से करना चाहते हैं, उन लोगों से करना चाहते हैं जो आपके फेवर में हैं, सिर्फ उन लोगों से, या उन लोगों से भी करना चाहते हैं जो आपके विरोध में हैं, आपके कानून के विरोध में, जिनको समझ में आ रहा है कि कानून खराब है, गलत है, जिसको काला कानून कह रहे हैं। अभी एक बात इन्होंने कही कि आलू किसान बेचता है 20 रुपए किलो, यहाँ बिका 60 रुपए किलो। पैसा कहाँ गया? 40 रुपए का जो मार्जिन आया वो कहाँ गया? वो कहते हैं भाई स्टोरेज वाले ले गए या कोल्ड स्टोरेज वाले ले गए। ऐसी स्थिति में जब भंडारण कानून को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि अभी तक तो छूट थी, अभी तक तो मॉनिटर किया जा सकता था कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, और ऐसी स्थिति में जब भंडारण कानून को निरस्त कर दिया गया, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, तो पहली ही फसल में वो सारा माल खरीद लेंगे और उसको स्टोर करेंगे, और जब मार्केट में चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी फिर उसकी वो सप्लाई करेंगे और मन चाहे रेटों पे देंगे। और ये कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, और नहीं समझ सकता तो समझना चाहिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये आंदोलन किसानों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जनता का है, क्योंकि अगर ये चीज़ें रहीं भंडारण कानून की, अगर मैं ख़ासतौर से बात करूँ, तो महंगाई पता नहीं कहाँ जाने वाली है। जी, आप एक आंदोलन, हम बार बार सभी लोगों से एक ही बात सुन रहे हैं कि भाई ये चाहे 6 महीने चले या 6 साल चले, बट समस्या ये है कि 6 महीने चले या 6 साल चले तो फिर बाकी जो खेतियां करनी हैं और काम घरों के हैं वो और कैसे होंगे, वो कौन करेगा? देखो, ऐसा है, जो सरकार ये कानून लेके आई है, ये किसान मारू नीति के हैं। यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, चाहे घर पर बैठे हैं, यदि घर पर बैठेंगे तो तभी किसान बर्बाद है, फिर भी किसान बर्बाद होगा। हम जो यहाँ पर किसान सारे आए हुए हैं, गांव में हमारी पूरी टीम बनी हुई है। जो किसान यहाँ बैठे हैं उनका घर का काम दूसरे जो किसान गांव में हैं वो कर रहे हैं। बारी बारी से ऐसा चल रहा है, कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इस हिसाब से आंदोलन जब तक चले, जब तक ये कानून वापस नहीं होते, तब तक आंदोलन चलेगा। मतलब रोटेशन में आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि घरों का, गाँवों का भी काम चल सके, किसानी भी हो सके। लेकिन हम इसको कितना लंबा खींचेंगे? आप क्या सोचते हैं, हम खींचेंगे या सरकार खींचेगी? देखो, हम नहीं खींच रहे इसको लंबा तो सरकार खींच रही है। हम सरकार को बोल रहे हैं कानून वापस ले ले, हम आज चले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है जिसमें दो पक्ष आपस में एक चीज़ को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई समझौते, कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। इसमें बीच का रास्ता क्या है? देखो, हमको कानून चाहिए ही नहीं। बीच का रास्ता ये है कि हमें जो वो दे रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए, अपना वापस ले लें, हम मांगते ही नहीं वो। बट वो कह रहे हैं कि अगर हम ये कानून लगाया है, बड़ी सोच समझ के बनाया है, इससे किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारी जितनी आमदनी है हम उसी में खुश हैं। उनकी जो दुगनी होने का वो बोल रहे हैं, दुगनी कुछ नहीं होनी, जो आमदनी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो कानून अपने पास रखें। दोगुनी है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी जब कच्छ में कह रहे थे मोदी जी, वो कह रहे थे कि किसानों को भ्रमित किया गया है, उनको गुमराह किया गया है, उनको विपक्षी पार्टियां, उनको राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं। देखो, किसान इतना टाइम से खेती कर रहा है, किसान गुमराह क्यों होगा? गुमराह तो ये सरकार बैठी कर रही है, जिनको पता ही नहीं खेती क्या होती है, किसान क्या होता है। जो ऊपर टीम बैठी हुई है मोदी जी की, उनको किसी को क्या पता है खेती क्या होती है, किसने हल चलाया खेत में जाके। ये सिर्फ गुमराह ये सरकार कर रही है, किसान गुमराह नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम सिंघू बॉर्डर पे देखें या जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स पे, ज़्यादातर किसान जो है पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं या वेस्टर्न यूपी से आ गए। बाकी राज्यों के किसान इस आंदोलन में क्यों नहीं यहाँ पे शामिल हो रहे हैं? सभी राज्यों के किसान आ रहे हैं। उधर बॉर्डर पे जाके देखो, राजस्थान के बैठे हुए हैं, एमपी के बैठे हुए हैं, यूपी के बैठे हुए हैं। जो दिल्ली से काफ़ी दूर हैं, जो नहीं आ सकते, वो अपने अपने स्टेट में बैठे हुए हैं। सारा किसान आंदोलन पे है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हुआ है इंडिया में। कहीं पर भी बैठा हो। एक चीज़ अभी हमने और देखी थी, ताज़ा ताज़ा सोशल मीडिया में चल रही है कि बिहार के एक किसान ने जो गोभी थी, अब जो उसने बोई थी, जो उगाई थी, बट उसकी फसल की जो कीमत मिल रही थी 1 रुपए से किलो से कम का भाव मिल रहा था, इसलिए पूरा ट्रैक्टर चला के उसने गोभी को अपनी ज़मींदोज़ कर दिया, यानी कि वहीं पे खेतों में नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद रविशंकर जी आए एक बयान के मार्फत कि हमने वहाँ पे जब ये देखा और सुना तो हमने उस किसान से बात करी और उसको किसी उसके कनेक्ट कराया, और उसने यहाँ दिल्ली में बात हुई उसकी, यहाँ पे जिसने सप्लायर हैं, परचेज़र हैं, और उन्होंने 10 रुपए किलो से के भाव में गोभी खरीद ली और उसको पैसा एडवांस भी चला गया। तो ये इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? पता नहीं, ये तो उनको पता है। जो हमारी, यदि ये कानून लागू होंगे तो इधर हमें जो जीरी कनक है वो भी ऐसे ही दुरुस्त करनी पड़ेगी, वो खरी, उसके ऊपर भी ऐसे ही हल चलाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी ने, सरकार ने वो बिल्कुल फ्री के भाव खरीदनी है। जो हमें भाव आज की डेट में मिलता है वो भी नहीं मिलना। जी,
जो भाव है जो आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे समझ में आता है कि भाई किसान सिर्फ और सिर्फ पंजाब का या हरियाणा का ज़्यादा संख्या में यहाँ पे क्यों है, उसका एक ही कारण है कि यहाँ के किसानों को एमएसपी पे खरीद होती रही है। यानी कि आप देखें पूरे देश में 6 से 8% ही फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है किसानों की, बाकी लोगों को ये एमएसपी मिलती ही नहीं है। अगर बिहार का किसान जिसको सुख का पता ही नहीं है तो उसको आने वाले दुख को कैसे पता होगा। इनको एमएसपी मिल रही है, ये सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो इनको लगता है कि अगर ये बीज छिन गया तो आने वाले समय पे हमारा हाल क्या होगा। कल मैं किसी से बात कर रहा तो कह रहे थे बिहार में जिस किसान की 10 एकड़ की ज़मीन है वो यहाँ पे पंजाब में 2 एकड़ के खेत वाले के पास आके मजदूरी करता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये कारण समझने पड़ेंगे। और अगर कानून बनाए जा रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे जब तक आके काम नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी, बेहतर होंगी। अगर रिफ़ॉर्म करना है तो रिफ़ॉर्म के लिए जनता की भी आवाज़ सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि वाकई में उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या हैं। धन्यवाद, नमस्ते।